सुप्रभातम प्यारे बच्चों। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण पद परिचय से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों के विषय में अध्ययन करेंगे। ये ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्धारित 10वीं की कक्षा में निश्चित रूप से प्रश्न यहाँ से फंस सकते हैं। इसलिए हम लोग इस पद परिचय के आइए इन सब से महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है, पद किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1, वाक्य में आने वाले शब्द को पद कहते हैं, शब्द को पद कहते हैं, अक्षर को पद कहते हैं, उपवाक्य को पद कहते हैं। तो पद किसे कहते हैं? यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वाक्य में आने वाले शब्द को हम पद कहते हैं। यानी जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद बन जाता है, और जब वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता है तो वह केवल शब्द होता है। जैसे ही वह शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है वैसे ही वह शब्द फिर पद बन जाता है। तो इस तरह से पद किसे कहते हैं? हमारा सही उत्तर होगा वाक्य में आने वाले शब्द को पद कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, पद परिचय किसे कहते हैं? वाक्य में आए हुए पद का व्याकरणिक विश्लेषण, शीर्षक का अनुशीलन, वाक्य की परिभाषा, सरलीकरण। तो जो हमारा सही उत्तर होगा वह होगा प्रश्न नंबर 2 का विकल्प नंबर ए। वाक्य में आए हुए पद का व्याकरणिक विश्लेषण करना ही पद परिचय कहलाता है। यानी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद बन जाता है, और जब उसी पद का व्याकरणिक दृष्टि से परिचय बताया जाता है तो वह पद परिचय कहलाता है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 का विकल्प नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 3 है, लड़के स्कूल जा रहे हैं। वाक्य में लड़के का पद परिचय क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा एकवचन, जातिवाचक संज्ञा एकवचन, जातिवाचक संज्ञा एकवचन, व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन। लड़के स्कूल जा रहे हैं, इस पंक्ति में जो लड़के शब्द है वह एक संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। यानी लड़कों की संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, इसलिए लड़के शब्द जातिवाचक संज्ञा है। चूंकि लड़के बहुत से लड़कों की बात का बोध करा रहा है इसलिए यह बहुवचन है। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा वह होगा जातिवाचक संज्ञा बहुवचन। प्रश्न नंबर 4 है, लड़के स्कूल जा रहे हैं। वाक्य में स्कूल का पद परिचय क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग, व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग, जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग, व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 4 है इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग। क्योंकि स्कूल शब्द जातिवाचक संज्ञा है जो संपूर्ण स्कूल का बोध कराता है, और साथ ही साथ स्कूल पुल्लिंग शब्द है। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 का विकल्प नंबर 3 सही होगा, जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग। प्रश्न नंबर 5 है, हिमालय से गंगा निकलती है। वाक्य में हिमालय से का पद परिचय बताइए। जातिवाचक संज्ञा संबंध कारक पुल्लिंग, व्यक्तिवाचक संज्ञा संप्रदान कारक पुल्लिंग, जातिवाचक संज्ञा करण कारक पुल्लिंग, व्यक्तिवाचक संज्ञा अपादान कारक पुल्लिंग। तो प्रश्न नंबर 5 का विकल्प नंबर डी सही होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा अपादान कारक पुल्लिंग। क्योंकि हिमालय शब्द यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
तो इस तरह से हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चूंकि हिमालय से गंगा निकलती है तो गंगा हिमालय से अलग हो रही है और अलगाव की स्थिति उत्पन्न होने पर अपादान कारक होता है। इस तरह से यहाँ पर अपादान कारक है और हिमालय शब्द पुल्लिंग है, पुरुष जाति का बोध करा रहा है। अतः इस तरह से हिमालय से इस पद का पूरा पद परिचय हमारा बनेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, अपादान कारक, पुल्लिंग। अतः प्रश्न नंबर 5 का विकल्प नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 6, हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य में गंगा का पद परिचय बताइए। जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग, व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग, जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग, व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग। तो प्रश्न नंबर 6 का विकल्प नंबर बी सही होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग, क्योंकि गंगा शब्द यह व्यक्तिवाचक है। जो शब्द किसी विशेष वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम के विषय में बताते हैं उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है और स्त्रीलिंग है। चूंकि स्त्री जाति का बोध करा रही है इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा। अतः प्रश्न नंबर 6 का विकल्प नंबर बी सही होगा, गंगा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा और स्त्रीलिंग है। प्रश्न नंबर 7, वे खाना खा रहे हैं, वाक्य में वे का पद परिचय बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम बहुवचन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम एकवचन, निश्चयवाचक सर्वनाम एकवचन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बहुवचन। प्रश्न नंबर 7 का विकल्प नंबर ए सही होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम बहुवचन, क्योंकि वे खाना खा रहे हैं। निश्चित रूप से जो लोग खाना खा रहे हैं उनके विषय में बात की जा रही है। अतः यहाँ पर खाना खाने वाले निश्चित रूप से हैं। अतः यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा और निश्चयवाचक सर्वनाम में यह बताया जाता है कि जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी वस्तु के होने का निश्चित रूप से बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और वे शब्द जो है वह बहुवचन का बोध कराता है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम बहुवचन होगा। अतः प्रश्न नंबर 7 का विकल्प नंबर ए सही होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम बहुवचन। प्रश्न नंबर 8 है, इस संसार में ईमानदारी दुर्लभ है, वाक्य में ईमानदारी शब्द का पद परिचय बताइए। विशेषण, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर ईमानदारी शब्द जो है वह भाववाचक संज्ञा है। जिस चीज का या जिस वस्तु का हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, जिसका हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं जिसे, वहाँ पर हमारा भाववाचक संज्ञा होता है। तो यहाँ पर जो ईमानदारी शब्द है यह भाववाचक संज्ञा है। अतः प्रश्न नंबर 8 का विकल्प नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 9 है, इस संसार में ईमानदारी दुर्लभ है, वाक्य में दुर्लभ शब्द का पद परिचय बताइए। विशेषण, सर्वनाम, क्रिया, संज्ञा। तो यहाँ पर जो दुर्लभ शब्द है यह ईमानदारी जो कि भाववाचक संज्ञा है, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो ईमानदारी यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है और इस भाववाचक संज्ञा की विशेषता क्या है? दुर्लभ। अतः जो है दुर्लभ शब्द का पद परिचय विशेषण होगा, अर्थात दुर्लभ शब्द विशेषण होगा। अतः प्रश्न नंबर 9 का विकल्प नंबर ए सही होगा, विशेषण। इस संसार में ईमानदारी दुर्लभ है, वाक्य में दुर्लभ शब्द विशेषण है। प्रश्न नंबर 10, इस संसार में ईमानदारी दुर्लभ है, वाक्य में इस शब्द का पद परिचय बताइए। संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण।
तो संज्ञा और सर्वनाम की संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताने वाले को हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। यानी जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के पहले जुड़कर उसकी विशेषता को बताते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इस संसार में ईमानदारी दुर्लभ है, तो यहाँ पर संसार शब्द यह संज्ञा है, यह जातिवाचक संज्ञा है। इस शब्द इस संज्ञा की विशेषता को बता रहा है, इसलिए इस शब्द में सार्वनामिक विशेषण है। अतः प्रश्न नंबर 10 का विकल्प नंबर डी सही होगा, सार्वनामिक विशेषण। इस संसार में ईमानदारी दुर्लभ है वाक्य में इस शब्द का पद परिचय सार्वनामिक विशेषण होगा। प्रश्न नंबर 11 है, अरे आप स्कूल आ गए, वाक्य में अरे शब्द का पद परिचय बताइए। विशेषण, सर्वनाम, विस्मयादिबोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। तो आपको यह बताया गया था कि अगर किसी शब्द के अंत में विस्मयादिबोधक का चिन्ह यदि दिखाई देता है या संबंध बोधक का चिन्ह दिखाई देता है तो वहां पर हमारा विस्मयादिबोधक अव्यय होता है। यह विस्मयादिबोधक अव्यय को पहचानने की सबसे सरल और आसान ट्रिक है। यानी जहां पर हर्ष, प्रशंसा, दुख, घृणा इत्यादि भावनाएं उत्पन्न होती हैं वहां पर विस्मयादिबोधक अव्यय होता है। तो अरे आप स्कूल आ गए, यहाँ पर विस्मय हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका विस्मयादिबोधक अव्यय है। अतः प्रश्न नंबर 11 का विकल्प नंबर 3 सही होगा। प्रश्न नंबर 12 है, ऐसी घड़ी जापान में ही मिलेगी, वाक्य में जापान में का पद परिचय बताइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अधिकरण कारक पुल्लिंग, जातिवाचक संज्ञा, अधिकरण कारक पुल्लिंग, भाववाचक संज्ञा, अधिकरण कारक पुल्लिंग, जातिवाचक संज्ञा, कर्म कारक पुल्लिंग। तो हमने आपको बताया था कि जहां पर में पर ये शब्द मिले आपको, वहां पर निश्चित रूप से हमारा अधिकरण कारक होता है। और जापान शब्द जो कि एक शब्द है, एक व्यक्ति विशेष है, एक स्थान है, और जिन शब्दों के द्वारा किसी विशेष वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को बताया जाए वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो इस तरह से जो जापान शब्द है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, में अधिकरण कारक का चिन्ह है, इसलिए यह अधिकरण कारक है। जापान शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यह पुल्लिंग है। तो जापान शब्द का पद परिचय हो जाएगा इस तरह से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, अधिकरण कारक, पुल्लिंग। अतः प्रश्न नंबर 12 का विकल्प नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 13 है, मैं यह काम आप ही कर लूंगा, वाक्य में आप शब्द का पद परिचय बताइए। निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर जो कार्य कर्ता स्वतः कर लेता है वहां पर निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जैसे अपने आप, स्वयं, खुद। ये सभी शब्द जिन वाक्यों में आते हैं वहां पर हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है। तो मैं यह काम आप ही कर लूंगा, तो यहाँ पर आप शब्द का जो पद परिचय होगा वह होगा निजवाचक सर्वनाम शब्द। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, मैं घर गया, वाक्य में मैं का पद परिचय बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम।
तो प्रश्न नंबर 14 का विकल्प नंबर डी सही होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में बात की जाए, इनके विषय में जो वर्णन किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम सब। मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम सब अथवा आप दोनों, आप सब। और अन्य पुरुष में वह, वे दोनों और वे सब। तो मैं घर गया, यह पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद उत्तम पुरुष का उदाहरण है। इसलिए मैं घर गया वाक्य में मैं का पद परिचय होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। अतः प्रश्न नंबर 14 का विकल्प नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 15 है, श्याम पढ़कर सो गया, वाक्य में पढ़कर का पद परिचय होगा। जब कर्ता क्रिया को समाप्त करके तत्काल किसी दूसरी क्रिया को प्रारंभ करता है तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। श्याम पढ़कर सो गया, पढ़कर का पद परिचय बताइए। पूर्वकालिक क्रिया, नाम बोधक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया, उपर्युक्त कोई नहीं। तो यहाँ प्रश्न नंबर 15 का विकल्प नंबर ए सही होगा, पूर्वकालिक क्रिया। क्रिया मुख्य क्रिया के पहले जो क्रिया समाप्त हो गई होती है उस क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी कर्ता जब एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल दूसरी क्रिया को प्रारंभ करता है तो जो मुख्य क्रिया के पहले क्रिया समाप्त हुई होती है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इस तरह पढ़कर शब्द का पद परिचय होगा पूर्वकालिक क्रिया, यानी पढ़कर शब्द में पूर्वकालिक क्रिया है। अतः प्रश्न नंबर 15 का विकल्प नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 16 है, अरे तुम्हें अक्ल नहीं है, वाक्य में अरे शब्द का पद परिचय बताइए। विस्मयादि बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक अव्यय। आपको बताया गया था सबसे सरल और आसान ट्रिक है कि अगर किसी शब्द वाक्य के प्रारंभ के पहले शब्द के बाद अगर विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा हुआ दिखाई देता है या संबंध बोधक का चिन्ह लगा हुआ दिखाई देता है तो वहां पर आपका विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। यानी अगर संबोधन का चिन्ह दिखाई दे या विस्मयादि बोधक का चिन्ह दिखाई दे तो वहां पर आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह अव्यय होता है। अतः अरे तुम्हें अक्ल नहीं है, वाक्य में अरे शब्द का पद परिचय विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। प्रश्न नंबर 17 है, राम धीरे धीरे चलता है, वाक्य में धीरे धीरे का पद परिचय बताइए। क्रिया विशेषण, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 17 का विकल्प नंबर डी सही होगा, क्रिया विशेषण। राम धीरे धीरे चलता है, चलना क्रिया है और किस तरह से चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। तो जो जिन शब्दों के द्वारा क्रिया की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो चलना क्रिया की विशेषता क्या है, धीरे धीरे, इसलिए धीरे धीरे शब्द में क्या है, क्रिया विशेषण। अतः प्रश्न नंबर 17 का विकल्प नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 18 है, श्याम प्रतिदिन खेल खेलता है, में प्रतिदिन का पद परिचय बताइए। सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया, उपर्युक्त कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 18 का विकल्प नंबर बी सही होगा, क्रिया विशेषण। क्योंकि क्रिया विशेषण जो है उसके 4 भेद होते हैं, जिसमें से एक भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण है तो प्रतिदिन शब्द जो है यह कालवाचक विशेषण में समय का सूचक है, अर्थात समय के विषय में बता रहा है।
अतः यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो श्याम प्रतिदिन खेलता है वाक्य में प्रतिदिन का पद परिचय होगा क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 19, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 5, 3, 6, 4। तो आपको बताया गया था कि प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। वैसे सर्वनाम के 11 भेद होते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर 11 संख्या कहीं नहीं दी गई है, तो इस तरह से अगर मुख्य रूप से यदि पूछा जाए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो वह हमारा उत्तर होगा कि सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। अतः प्रश्न नंबर 19 का विकल्प नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 21 है, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को, क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को, विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को, उपर्युक्त सभी। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सर्व माने सभी का नाम, यानी सभी के नाम के स्थान पर जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। अतः प्रश्न नंबर 21 का विकल्प नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 22, व्याकरण की दृष्टि से बुढ़ापा क्या है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, विशेषण। तो व्याकरण की दृष्टि से बुढ़ापा शब्द यह भाववाचक संज्ञा है। अतः प्रश्न नंबर 22 का विकल्प नंबर बी सही होगा। कौवा मीठे फल खाता है, वाक्य में मीठे शब्द का पद परिचय बताइए। संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ पर जो मीठा शब्द है यह फल, फल क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता जो बताता है वह क्या है? जो है वह विशेषण है। और विशेषण में कौन सा विशेषण है? यह गुणवाचक विशेषण है। अतः कौवा मीठे फल खाता है वाक्य में मीठे शब्द का पद परिचय होगा गुणवाचक विशेषण। अतः प्रश्न नंबर 23 का विकल्प नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 24 है, आह कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य में आह शब्द का पद परिचय बताइए। आह शब्द के बाद में विस्मयादिबोधक या संबोधन का चिन्ह लगा है, इसलिए यहाँ पर निश्चित रूप से विस्मयादिबोधक अव्यय होगा। अतः आह शब्द का पद परिचय विस्मयादिबोधक अव्यय होगा। अतः प्रश्न नंबर 24 का विकल्प नंबर बी सही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 27, मैं प्रतिदिन घर जाता हूँ, वाक्य में प्रतिदिन का पद परिचय बताइए। विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम। तो यहाँ पर प्रतिदिन शब्द का जो पद परिचय होगा वह है क्रिया विशेषण, क्योंकि प्रतिदिन शब्द में कालवाचक क्रिया विशेषण है। अतः प्रश्न नंबर 27 का विकल्प नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 28 है, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? कुछ लोग आते हैं, तुम ठीक कह रहे हो, कोई कुछ नहीं आता, कोई नहीं आता, मैं धीरे धीरे चलता हूँ। तो किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो आपका जो सही उत्तर होगा वह होगा विकल्प नंबर ए में कुछ लोग आते हैं। यह अनिश्चयवाचक जो है अनिश्चयवाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 28 का विकल्प नंबर ए सही होगा। कुछ लोग नहीं आते हैं, इसमें क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि जो आते हैं क्रिया है, इसके पहले
संज्ञा शब्द है लोग, जो कि जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है, और इस वाक्य में कहीं पर भी क्रिया की विशेषता नहीं बताई जा रही है, इसलिए प्रश्न नंबर 28 का विकल्प नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 29, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? उसकी माँ बीमार है, राम पुस्तक पढ़ता है, श्याम विद्यालय जाता है, वह बहुत थक गया है। तो प्रश्न नंबर 29 का विकल्प नंबर डी सही होगा, क्योंकि थक गया यह क्रिया है और इसकी विशेषता बताई जा रही है कि बहुत थक गया है। अतः क्रिया की विशेषता बताए जाने के कारण प्रश्न नंबर 29 के विकल्प नंबर डी में क्रिया विशेषण होगा। अतः प्रश्न नंबर 29 का विकल्प नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 30 है, राम उधर जा रहा है। वाक्य में उधर का पद परिचय बताइए। क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम। तो उधर शब्द में जो है यह क्रिया विशेषण है, जो है इधर उधर दाएं बाएं जो है गुणवाचक क्रिया विशेषण है। अतः यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 30 का विकल्प नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 31, खरगोश ने फल खाया। वाक्य में खरगोश का पद परिचय बताइए। जातिवाचक संज्ञा कर्म कारक, जातिवाचक संज्ञा कर्ता कारक, व्यक्तिवाचक संज्ञा कर्म कारक, व्यक्तिवाचक संज्ञा कर्ता कारक। तो खरगोश ने फल खाया वाक्य में खरगोश का पद परिचय होगा प्रश्न नंबर 31 का विकल्प नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा कर्ता कारक, क्योंकि खरगोश शब्द संपूर्ण खरगोश जाति का बोध करा रहा है, इसलिए खरगोश शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। चूंकि फल खाने का कार्य खरगोश ही कर रहा है, इसलिए खरगोश में कर्ता कारक भी है। अतः प्रश्न नंबर 31 का खरगोश ने फल खाया वाक्य में खरगोश शब्द में जातिवाचक संज्ञा और कर्ता कारक होगा। प्रश्न नंबर 32, परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। वाक्य में बिना शब्द के का पद परिचय बताइए। संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 32 का विकल्प नंबर ए सही होगा, संबंध बोधक अव्यय, क्योंकि यहाँ पर परिश्रम शब्द का सफलता नहीं मिलती, इन शब्दों के साथ संबंध बताया जा रहा है कि परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती, अतः यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय होगा। प्रश्न नंबर 33, परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। वाक्य में सफलता शब्द का पद परिचय बताइए। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, उपर्युक्त सभी। तो जिन वस्तुओं का हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उन्हें महसूस कर सकते हैं, वहाँ हमारा भाववाचक संज्ञा होगा। तो यहाँ सफलता शब्द का पद परिचय होगा भाववाचक संज्ञा। अतः प्रश्न नंबर 33 का विकल्प नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 41, मैं रोज धीरे धीरे चलता हूँ। वाक्य में मैं शब्द का पद परिचय बताइए। सार्वनामिक विशेषण, क्रिया विशेषण, पुरुषवाचक सर्वनाम, उपर्युक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वह होगा विकल्प नंबर सी, पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 22 है, वह पुस्तक पढ़ेगा। वाक्य में पढ़ेगा शब्द का पद परिचय बताइए। सकर्मक क्रिया पुल्लिंग, सकर्मक क्रिया स्त्रीलिंग, अकर्मक क्रिया पुल्लिंग, अकर्मक क्रिया स्त्रीलिंग। अतः प्रश्न नंबर 42 का जो सही उत्तर होगा वह होगा विकल्प नंबर 1, सकर्मक क्रिया पुल्लिंग, क्योंकि वह पुस्तक पढ़ेगा। यहाँ पर पुस्तक कर्म है और उसके द्वारा कर्म किया जा रहा है, अतः यह वाक्य सकर्मक है।
और वह पढ़ेगा इस क्रिया के द्वारा कर्ता के पुल्लिंग होने का बोध हो रहा है, अतः सकर्मक क्रिया पुल्लिंग होगा। प्रश्न नंबर 23, कम बोलो वाक्य में कम शब्द का पद परिचय बताइए। सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया विशेषण, उपर्युक्त कोई नहीं। तो बोलना यह जो है क्रिया है और कम बोलना क्रिया की विशेषता है, अतः क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। अतः प्रश्न नंबर 43 का विकल्प नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 45, वह अचानक चला गया वाक्य में अचानक शब्द का पद परिचय बताइए। सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण, संज्ञा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा विकल्प नंबर बी, क्रिया विशेषण। वह अचानक चला गया कालवाचक क्रिया विशेषण है यहाँ अचानक शब्द में, अतः अचानक शब्द का पद परिचय होगा क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 45 का विकल्प नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 46 है, आप जाएं वाक्य में आप शब्द का पद परिचय बताइए। निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो प्रश्न नंबर 46 का विकल्प नंबर डी सही होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर आप शब्द है यह पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद मध्यम पुरुष का उदाहरण है, अतः जो है यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। प्रश्न नंबर 47, तुम क्या करोगे वाक्य में क्या शब्द का पद परिचय बताइए। प्रश्नवाचक विशेषण, निश्चयवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण, उपर्युक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर तुम क्या करोगे इस वाक्य में जो है प्रश्नवाचक विशेषण, चूंकि प्रश्नवाचक विशेषण विशेषण का भेद तो प्रश्नवाचक विशेषण होता ही नहीं है। गुणवाचक, संख्यावाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, ये विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, निश्चयवाचक विशेषण भी नहीं होगा और क्रिया विशेषण भी नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रश्न नंबर 47 का विकल्प नंबर डी सही होगा, उपर्युक्त कोई नहीं। प्रश्न नंबर 48 है, तुम क्या काम करोगे वाक्य में क्या शब्द का पद परिचय बताइए। विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, उपर्युक्त कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 48 में भी तुम क्या काम करोगे, यहाँ पर विशेषण नहीं है क्योंकि क्रिया की विशेषता नहीं बताई जा रही है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता नहीं बताई जा रही है, क्रिया भी नहीं है, क्रिया विशेषण भी नहीं है। अतः प्रश्न नंबर 48 का विकल्प नंबर डी सही होगा, उपर्युक्त कोई नहीं। प्रश्न नंबर 49, कौन कहता है कि मनुष्य कमजोर है वाक्य में कौन शब्द का पद परिचय बताइए। सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया, उपर्युक्त कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 49 का विकल्प नंबर ए सही होगा, कौन शब्द में सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, अतः कौन शब्द का पद परिचय होगा सर्वनाम। प्रश्न नंबर 50, वहां कौन जाएगा वाक्य में कौन शब्द का पद परिचय बताइए। सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण, उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 50 का विकल्प नंबर ए सही होगा, सर्वनाम होगा, क्योंकि कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है जो कि सर्वनाम का एक भेद है। प्रश्न नंबर 51, उसकी दुष्टता किसी से छिपी नहीं है वाक्य में दुष्टता शब्द का पद परिचय बताइए। विशेषण, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम। तो प्रश्न नंबर 51 का विकल्प नंबर सी सही होगा, भाववाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 52, पौधों पर सुंदर फूल खिले हैं
वाक्य में फूल शब्द का पद परिचय बताइए। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम। तो यहाँ पर जो फूल शब्द है, फूल शब्द में जातिवाचक संज्ञा है जो संपूर्ण फूल का बोध कराता है, अतः यहाँ पर फूल शब्द का पद परिचय होगा जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 53, वह आज आएगा। वाक्य में आज शब्द का पद परिचय बताइए। विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा। तो प्रश्न नंबर 53 का विकल्प नंबर बी सही होगा। वह आज आएगा वाक्य में आज जो है यह कालवाचक क्रिया विशेषण है, अतः आज शब्द का पद परिचय होगा क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 53 का विकल्प नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 54 है, मेरा घर निकट है। वाक्य में निकट शब्द का पद परिचय बताइए। सर्वनाम, संबंध सूचक अव्यय, विस्मयादिबोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। तो निकट शब्द का पद परिचय होगा क्रिया विशेषण, यानी प्रश्न नंबर 54 का विकल्प नंबर डी सही होगा। क्रिया विशेषण में जो निकट शब्द है यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण का भेद है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है निकट शब्द, अतः निकट शब्द का पद परिचय होगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में कौन सा क्रिया विशेषण होगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 55 है, यह घर मेरे पिताजी का है। वाक्य में यह शब्द का पद परिचय बताइए। सर्वनाम अन्य पुरुष, विशेषण सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो प्रश्न नंबर 55 का विकल्प नंबर बी सही होगा कि यह घर मेरे पिताजी का है। यहाँ पर मेरे शब्द यह सर्वनाम है। सर्वनाम में सर्वनाम का पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम का जो तीसरा भेद है अन्य पुरुष जो है वह है इसमें, अतः यह घर मेरे पिताजी का है। इसमें जो है आपका प्रश्न नंबर 55 में विकल्प नंबर बी सही होगा, विशेषण सार्वनामिक विशेषण। चूंकि घर शब्द यहाँ पर संज्ञा है और जो शब्द संज्ञा शब्द के साथ लगकर उनकी विशेषता को बताते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अतः इस तरह से यहाँ पर घर शब्द की विशेषता बताई जा रही है, अतः यहाँ पर विशेषण सार्वनामिक विशेषण होगा। अतः प्रश्न नंबर 55 का विकल्प नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 56 है, जो अपना सामान नहीं संभालता है वह पछताता है। जो अपना सामान नहीं संभालता है वह पछताता है। वाक्य में जो शब्द का पद परिचय बताइए। संबंध सूचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो जो शब्द है यहाँ पर, जो शब्द यह संबंध सूचक सर्वनाम है, क्योंकि जो अपना सामान नहीं संभालता वह पछताता है। यहाँ पर दो वाक्यों के बीच में संबंध को बताया गया है, इसलिए यहाँ पर संबंध सूचक सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 57, राम ने श्याम के लिए मिठाई लाई। वाक्य में श्याम शब्द का पद परिचय बताइए। जातिवाचक संज्ञा अधिकरण कारक, व्यक्तिवाचक संज्ञा अधिकरण कारक, व्यक्तिवाचक संज्ञा संप्रदान कारक, व्यक्तिवाचक संज्ञा कर्म कारक। राम ने श्याम के लिए मिठाई लाई। वाक्य में श्याम शब्द का पद परिचय होगा, तो विकल्प नंबर हमारा सी सही होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा संप्रदान कारक। क्योंकि किसी के लिए अगर कोई कार्य किया जाता है तो वहाँ पर हमारा संप्रदान कारक होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को
हम संज्ञा कहते हैं। तो श्याम शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा और संप्रदान कारक है। प्रश्न नंबर 58, दुष्टों की संगति से बचना कठिन है। वाक्य में दुष्टों शब्द का पद परिचय बताइए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो प्रश्न नंबर 58 का विकल्प नंबर ए सही होगा। दुष्टों शब्द का पद परिचय संज्ञा होगा। संज्ञा में यह भाववाचक संज्ञा है, अतः प्रश्न नंबर 58 का विकल्प नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 59, दुष्ट आदमी पाप ही करता है। वाक्य में दुष्ट शब्द का पद परिचय बताइए। सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, विशेषण, गुणवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, उपर्युक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा दुष्ट आदमी, क्योंकि आदमी संज्ञा है और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो आदमी की विशेषता क्या है? दुष्ट। और इसके बाद जो है यहाँ पर यह विशेषण में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। अतः प्रश्न नंबर 59 का यानी 59 का विकल्प नंबर बी सही होगा, विशेषण गुणवाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 60, मैंने वही देखा जो बताया। वाक्य में जो शब्द का पद परिचय बताइए। सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, क्रिया विशेषण। तो प्रश्न नंबर 60 का विकल्प नंबर ए सही होगा। सर्वनाम शब्द, जो शब्द का पद परिचय होगा सर्वनाम, क्योंकि सर्वनाम में संबंधवाचक सर्वनाम है। जो शब्द जो संबंध अर्थात जो दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, यानी मैंने वही देखा जो बताया। तो यहाँ पर जो शब्द यह संबंधवाचक सर्वनाम है, इसलिए जो शब्द का पद परिचय होगा सर्वनाम। प्रश्न नंबर 60 का विकल्प नंबर ए सही होगा। इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने पद परिचय के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण उन प्रश्नों के विषय में अध्ययन किया जो हमारी परीक्षा में बिल्कुल आने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इसी के साथ बस इतना ही। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।